अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? जी अच्छा जी, कल हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे, याद आ रहा है? कल का मतलब है लास्ट क्लास में। ऐसा ही था। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब है आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो खर्चे किए हैं अभी तक, और उसके अगेंस्ट आपने अभी तक रेवेन्यू बुक नहीं किया, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, सॉर्ट ऑफ WIP। कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल होता है, कंडीशनल रिसीवेबल, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज रिलेटेड टू खर्चा। प्यारे बच्चों, आज हमने थोड़े टेढ़े सवालात करने हैं, जरा दिमागी तौर पे हाजिर रहना। कौन सी वाली? यार तुमने अच्छा याद दिला दिया, वो भी देख लेते हैं, आज ही देख लेते हैं। सारी इलस्ट्रेशन हम उसी से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से ही कर रहे हैं जी। FFR की बुक PDF में, असीफ भाई आप भी क्लास में बैठे हैं, बच्चे की रिक्वायरमेंट देख लें, बच्चे को FFR की किताब आजकल मैं निकाल के दे दूं ताकि आ जाए सबके पास किताबें। अच्छा जी मेरे बच्चों, आज हम थोड़ा सा एक टेढ़ा सवाल देख रहे हैं, जरा ज़हनी तौर पे तैयार रहना। सर मुझे एक चीज ये बताएं सर, एक मेरे पास है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस मेकिंग है, ऑनरस है, तो उसकी अकाउंटिंग सर IFRS 15 से बाहर है। एसेट कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर, तो डिफॉल्ट अजम्पशन ये होगी कि कस्टमर रिकॉर्ड करेगा इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर, देखो अब वो हमने लास्ट क्लास में एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर एसेट डे वन से कस्टमर के कंट्रोल में है, यानी उसकी पोजेशन में, तो फिर आपको रेवेन्यू बुक करना है किस तरह? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। फिर वहां हमने अजम्पशन, नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है ना। अजम्पशन आपको आमतौर पे यही लेनी है कि एसेट जो है वो कस्टमर के कंट्रोल में, अनलेस के वो आपको क्लियरली स्टेट करे कि एसेट कस्टमर के कंट्रोल में नहीं है। फिर हमने क्या देखना है? प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल एबिलिटी। याद आ रही है? अच्छा जी सर, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो जरा सुनना, ठीक है जी। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मुझे एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है जी। इस बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है 100 रुपए। कितने जी? 100 रुपीज। मैं सर साल के एंड तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे 40 रुपए का खर्चा कर चुका हूं। कितने का? 40 रुपए का खर्चा कर चुका हूं। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इस पे सर मेरी 80 रुपए की और लगने वाली है। अपेरेंटली मुझे नजर आ रहा है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं कोई पैसा कमाऊंगा नहीं, बल्कि मुझे कितना होगा? लॉस होगा। कितने का? 20 रुपए का। डन। सबसे पहले आपने चीज देखी, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल बेसिस पे एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। डन। अच्छा जी, जब ओवरऑल बेसिस पे लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, IFRS 15 के एम्बेड से बाहर निकला, कहां चला गया? IFRS 15 ने खुद इसको भेजा, जाओ तुम्हारी ट्रीटमेंट IAS 37 में लिखी है, वहां जाओ। अब हम जा रहे हैं सर IAS 37 में। पहला स्टेप तो आपने यही करना है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी। डन। दूसरा स्टेप क्या होता है सर? आमतौर पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मुझे बताओ मैं कितने रुपए का खर्चा कर चुका हूं आउट ऑफ 120? आउट ऑफ 120 रुपए का खर्चा मैं 40 रुपए कर चुका हूं। डन। तो मुझे एक चीज ये बताओगे सर जी, वो शजिया वो इसी को देख रहे हैं मेरे बच्चे आज जी। मुझे एक बात बताओ, मेरे स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी आ रही है? 33.33, यानी 1/3, ऐसा, यानी 1/3। इस 33.33% को कैलकुलेट करने के बाद देखो, मैं एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको लेकिन नॉर्मल तरीके से लेके चल रहा हूं। पहला स्टेप मैंने चेक किया कि कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल है, पता चला लॉस मेकिंग है। स्टेप 2 मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया। स्टेप 3 में हम क्या करते थे? एज एट P&L बनाते थे। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, एक बिल्डिंग बनानी है हमें, कॉन्ट्रैक्ट मिला हमें, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं हम, बिल्डिंग शुरू होती है, कई सालों पे जाती है, हमने 100 रुपए कमाने बिल्डिंग बना के,
रेवेन्यू कितना है टोटल 100 रुपए। अब तक बिल्डिंग बनाने में खर्चा कितना कर चुके हैं 40, मजीद कितना करेंगे 80, तो इसका मतलब है ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें लॉस होगा। 100 रुपए की इनकम है, 120 रुपए का आउटफ्लो होगा, तो सर जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो इवेंचुअली हमें 20 रुपए का लॉस होगा। डन। स्टैंडर्ड कहता है जब साल का इख्तिताम आए ना, आप अकाउंटिंग करने बैठो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। जब आपको ये इत्मीनान हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है, तो फिर आप IFRS 15 के प्रिंसिपल्स बंद कर दो। अब आपको क्या करना है सर 37 अप्लाई करना है। 37 क्या कहता है, एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना फ्यूचर का लॉस है वो आपने आज ही बुक करना है। क्या कहता है वो, जितना लॉस आपको फ्यूचर में होने वाला है वो आपने क्या करना है आज ही बुक करना है, ऐसा। लेकिन अभी आगे हमने इसकी एक्सेप्शंस भी पढ़नी है। तो मुझे बताओ सर, मैंने चेक किया मेरा कॉन्ट्रैक्ट 33% कंप्लीट है, क्या मैं 33% लॉस बुक करूं या एंटायर लॉस बुक करूं? एंटायर लॉस बुक करना पड़ेगा। पहले मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ 33% के हिसाब से रेवेन्यू कितना बनता है? 33.33, ऐसा। मुझे बताएं 1,20,000 का 33.33 निकालें, मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बनता है कितना 40, लॉस आ जाता है कितना 6.667। नहीं सर ये 6.667 आ रहा है, लॉस तो पूरा बुक होना चाहिए। आपने तो कहा तो लॉस 100% बुक होता है, ये 100% तो नहीं है, ये कितना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। हाँ सर, जब आप एज एड P&L बनाएंगे तो लॉस किसके हिसाब से निकालेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। अब वो P&L है जो हमने पब्लिक को बताना है, पब्लिक को जो बताना है वो P&L कौन सा है फॉर द ईयर। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, मैं इसमें दिखाऊंगा रेवेन्यू कितने से 33.33, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितने से 40, लेकिन मुझे बॉटम लाइन पे लॉस चाहिए कितने का 20 का। इन दोनों को नेट करता हूं तो लॉस 20 का नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा सर प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने से 13.33। मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा लॉस क्यों बुक किया तुमने? सर ये एक्स्ट्रा लॉस मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि स्टैंडर्ड ने मुझे कहा कि जो तुम्हारा लॉस है वो इनएविटेबल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि लॉस रियलाइज हो। अगर ये तुम अभी बुक नहीं करोगे, शेयर होल्डर देखेंगे कि ये लॉस तो कंपनी की बुक्स पे आने वाला है, वो भाग जाएंगे, तो जो बच जाएगा सारा गंद उस पर आगे गिरेगा। तो ये लॉस जैसे अब आपको पता चल गया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है, और ये लॉस आपको आगे आने वाले दिनों में होगा, तो ये लॉस आपको क्या करना है अभी बुक करना है। जायज लॉस कितना था इसमें 6.67। मुझे सर फ्यूचर का लॉस भी क्या करना पड़ रहा है अभी बुक करना पड़ रहा है। तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं जनरल एंट्रीज पास करूं तो मैं अकाउंट रिसीवेबल या प्रोग्रेस बिल्स डेबिट करूंगा कितने से 33.33 से, और क्या करूंगा सर मैं सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से 33.33। भाई मैंने कहा मैंने इतना रेवेन्यू बुक कर लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से, खर्चा कितना किया आपने 40 रुपए का, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इसको आपने चार्ज करना है P&L में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 40 से, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितने से 40 से। अब मुझे याद आया मैं इन दोनों को अगर नेट करूं तो मेरा लॉस पूरा बुक नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है सर, मैंने एंट्री एक और पास करनी है, लॉस ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने से 16.67 से, सॉरी 13.33 से, और क्रेडिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 13.33। पक्का पक्का जी। आइंदा के बाद सर जब भी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा मैं इस तरह चलूंगा कि मैं स्टेप 1 पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लूंगा, स्टेप 2 पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेप 3 पे एज एड P&L बनाते हुए ये इग्नोर करूंगा कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि मुझे प्रोविजन का बैलेंस पता चल सके, क्योंकि इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन से आपको वो लॉस मिलेगा जो जेन्युइन आपको बुक करना चाहिए। अब बताएं सर ओवरऑल लॉस और इस जेन्युइन लॉस में फर्क कितना है 13.33, या आपने बुक करना है सर प्रोविजन के तौर पे ताकि पूरा लॉस बुक हो सके। डन पक्का। ये मैंने जो सवाल आपको कराया इसमें लॉस पहले साल ही आइडेंटिफाई हो गया।
अगला सवाल मैं कराऊंगा, लॉस पहले साल में नहीं आ रहा होगा, पहला साल गुजरेगा, हम खुशल मंगल होगा, प्रॉफिट होगा, गंद आएगी किस साल में? दूसरे साल में। तो तैयार हो जाओ, पहले इसको कॉपी कर लो हैं यार। पहले ना ये जो पुराना स्टैंडर्ड था ना IAS 11, ये उसी में था, और उसमें यही ट्रीटमेंट थी कि जो लॉस है वो इमीडिएटली बुक कर दो। लेकिन एक प्रॉब्लम था, मुझे एक बात बताओ, एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लॉस हो रहा है 20 मिलियन रुपए का, लेकिन मैं 5 मिलियन की पेनल्टी दे के निकल सकता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पक्का लॉस होगा 20 मिलियन का, अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, मैं 5 मिलियन की पेनल्टी दे के निकल सकता हूं, ऐसा? तो मुझे बताओ सर, IAS 37 क्या कहता है? IAS 37 कहता है भाई लोअर पे आप प्रोविजन बुक करो, ठीक है जी। लेकिन IFRS 15 जो पुराना स्टैंडर्ड IAS 11 वो क्या कहता था ना, वो कहता था कि भाई जो लॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बुक। तो उन्होंने कहा भाई ये मसला आ रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट IAS 37 में जा रहे हैं, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर लोअर पे लॉस बुक हो रहा है। IAS 11 में कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन मौजूद भी है, स्टैंडर्ड के अंदर चूंकि IAS 11 में जा रहा है, वो पुराना स्टैंडर्ड IFRS 15 का IAS 11 था, तो उसके अंदर ये था कि भाई आपको लॉस इमीडिएटली बुक करना है, वो भाई पेनल्टी है, वो कहता नहीं पेनल्टी वेनल्टी नहीं। तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या करो, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रीटमेंट कहां रेफर कर दो, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रीटमेंट IAS 37 में रेफर कर दो। डन, पक्का? अब आइंदा के बाद लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, हम क्या करेंगे, सारे का सारा लॉस बुक करेंगे अनलेस के पेनल्टी की अमाउंट इससे कम हो, ठीक है, और फिर पेनल्टी के अमाउंट के बराबर लॉस बुक करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो तमीम, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बढ़े प्रूडेंस, बिल्कुल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही है बेटा, यही रीजन है। जी मेरे बच्चों, आज न्यूजीलैंड के बॉलर ने 10 विकेटें ले ली हैं। पेनल्टी वाली ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट करते हैं। मैं ये बता रहा था कि अगर पेनल्टी का ऑप्शन अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो रहा है 20 मिलियन का, आप एक बिल्डिंग बना रहे थे, आपको लग रहा है 20 मिलियन का लॉस होगा, लेकिन ठेकेदार कह रहा या मालिक कह रहा है 5 मिलियन रुपए दे के आप चले जाओ, भले मैं किसी और से काम करा दूं। तो अगर मैं पेनल्टी 5 मिलियन दे के एग्जिट कर सकता हूं तो मुझे प्रोविजन बुक करना चाहिए कितना, 5 मिलियन, ठीक है जी, पक्का जी। बढ़े आगे एक स्टेप। मोहित मुझे एक बात बताओ, तुमने जेब से 40 मिलियन खर्च किया या नहीं किए? वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, मटेरियल खरीदा होगा, सरिया बजरी खरीदी होगी, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं आएगा ना। फिर हमने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर दिया जब उसको इस्तेमाल कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फर्क है? इन्वेंट्री खरीदते हो 100 रुपए की, उसमें से आप 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच देते हो, तो मैं कहूंगा क्या चीज, 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी और 80 रुपए की बेच दी, तो 80 रुपए की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी पूरी बेच दी, तो मैं क्या कहूंगा, 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर अगला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज टेक्निकली इन्वेंट्री। आप ये सीमेंट सरिया बजरी जो खरीद रहे हो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन्वेंट्री है। तो आपने क्या किया, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर अगली में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट।
डन। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे, तैयार हो? अच्छा एक बात बताओ, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉस में चला गया वो, फिर प्रॉफिट में आ गया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट देखते जाए, लॉस में चला जाए IFRS 15 से निकाल दें, फिर प्रॉफिट में आ जाए दोबारा ले आए IFRS 15। पक्का? दूं से एक सवाल, आओ करके दोगे? भाई ये जो IFRS 15 मैं क्लास में करा रहा हूँ, उसमें मैं हैंड आउट का एक सवाल इसलिए कराऊंगा कि यही रिकॉर्डिंग मैं आइंदा के बाद जो है वो फ्यूचर प्रोग्राम्स में यूज करूंगा, मतलब फ्यूचर बैचेस के अंदर अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर लेगा तो इसमें मैं एक हैंड आउट का सवाल कराऊंगा, ठीक है? तो आपको अगर थोड़ी बोरियत लगे तो आपने बर्दाश्त करना, ठीक है? तूने रोना डाल देना। अभी अभी निकाल के देता हूँ। सर देखिए, ये एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब हमने अंडरटेक किया ना, हमने पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना के देना है लांडी पे, ठेका हमें मिला, ठीक है जी? मैं अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ तो लास्ट बैच वाले जो चल रहा है ना, ये तो IFRS 15 तो लास्ट बैच और करंट बैच कंबाइन चल रहे हैं ना। तो लास्ट बैच में मैंने जितने स्टैंडर्ड्स कराए हैं वो इसी नियत से कराए कि आगे, अब ये लास्ट बैच वाला ही IFRS 15 है, ठीक है जी? सर ईयर 0 पे 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है और 75,000 रुपए की कॉस्ट है जी। कोई मसला नहीं है, वो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे जी? 75,000 रुपए की कॉस्ट है, 1 लाख रुपए का, सर 75,000 रुपए की कॉस्ट है, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल है? यस सर। कब? ईयर 0 का क्या मतलब है? पहले दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस दिन। सर अगर उसी दिन ऑनरस होता तो नहीं, मतलब जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे तो सारा लॉस कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन पे बुक करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आपने, बाइंडिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट आप पे और वो ऑनरस है, तो इमीडिएटली आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। डन? अच्छा जी, सर 1 लाख और 75,000 प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में, एक साल गुजरा, 1 लाख और 80,000, यानी पहले साल के एंड पे भी प्रॉफिटेबल लगा, दूसरे साल के एंड पे क्या हुआ? लॉस में आ गया। मुझे सर तीनों सालों का PNL बना के दो, शाबाश, शुरू हो जाओ।
जी मेरे भाई, हो गया सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, इस तरह डिटरमिन भी कर सकते हैं सारे ईयर्स। नहीं, आप जो ओवरऑल ही देख रहे होते हैं ना, शुरू में सारे की कॉस्ट को क्लब करने की जरूरत ही नहीं है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ रही होती है जी। पहले साल प्रॉफिट आ रहा है कितने का? 10,000 का। तो दूसरे साल प्रोविजन कितने का बुक किया? 7,500 का। सर दूसरे साल 2,500 का। हाँ जी, फंस गए हो। डिटरमिन कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन? अबे भाई सीधी बात है ना, कॉस्ट टू डेट और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट को ऐड कर लो और चेक करो रेवेन्यू से कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा होगा लॉस मेकिंग हो जाएगा वो। अब तक कितना खर्चा हो चुका है, फ्यूचर में कितना खर्चा होगा। ईयर जीरो पे भी, हाँ ईयर जीरो पे तो कॉस्ट टू डेट है ही नहीं ना, सिर्फ फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। गया मोबाइल और क्या। हाँ, जहां से गिरा है ना, चांस नहीं इसका बचने का, और प्रोटेक्टर भी नहीं है। बचत हो गई यार। मैं करा हूं उसको। मैं करा दूं। ये टू पहुंच गए। हाँ भैया, ये टू पे प्रोविजन 17,500। तो क्या करना चाहिए? 7,500 करवा दो। पता ना, मैं तो करो मुझे क्या पता। हाँ जी।
चलो इसको मैं करा ही देता हूँ, यहाँ देखो। अच्छा मैं आसान आसान वाला काम पहले कर रहा हूँ। ईयर 1 पहले तो चेक करो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू कितना जी? 1 लाख। पहले साल के एंड पे कॉस्ट टू डेट 40। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी? 40। नेट प्रॉफिट 20,000 रुपए का पॉजिटिव प्रॉफिट, ऐसा? सर मेरे पास स्टेप 2 क्या चीज? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कैसे? 40,000 रुपए का मैंने खर्चा किया है, आउट ऑफ 80,000 ये बनता है कितना? 50%। तीसरा, अब तक का ओवरऑल पीएनएल या एज एट पीएनएल कितना जी? सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक कर लें, 1 लाख का 50% वुड बी 50,000। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर 50% ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी? 40,000। सर 50% ऑफ प्रॉफिट कितनी जी? 10,000। ऐसा? कौन सा प्रॉफिट है एसेट पीएनएल में? टू डेट प्रॉफिट, ऐसा? ऐसा दोस्त, टू डेट प्रॉफिट, ऐसा? चौथा स्टेटमेंट, और ईयर पीएनएल। प्यारे बच्चों इसमें रेवेन्यू कितना जी? 50,000। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 40,000। और द ईयर प्रॉफिट, ऐसा? अब आ जाओ सेकंड ईयर में। बाबूजी सेकंड ईयर कितना जी? 1 लाख। 82,500 की कॉस्ट लग चुकी है, 27,500 की कॉस्ट और लगेगी तो 10,000 का लॉस, ऐसा? ये एज एट ये टोटल लॉस है या फॉर द ईयर लॉस है? टोटल लॉस है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 82,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख 10,000 70। इस 75% के हिसाब से मैंने आपको कहा जब एज एट पीएनएल बना रहा हूं इग्नोर करना कि कोई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। 75% के हिसाब से 75,000 का रेवेन्यू, 75,000 की 75% के हिसाब से इन दोनों को ऐड करके अगर आपने मल्टीप्लाई किया 75% से तो साढ़े, अब तक 7,500 रुपए का लॉस बुक हो जाना चाहिए, ऐसा? बताओ अब तक का रेवेन्यू। फर्दर रेवेन्यू 25, फर्दर कॉस्ट 42,500। और तो सुनना, अब मुझे एक चीज बताओ, सुनो सुनो तरीके से। मुझे ना एज एंड लॉस चाहिए, फॉर द ईयर नहीं। अब तक लॉस आ जाना चाहिए कितने का? अब तक लॉस आ जाना चाहिए 10,000 का। अब तक लॉस आ जाना चाहिए कितने का? 10,000 का। जब आपको पता चल गया इट्स एन ऑनवर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आज की डेट तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे टोटल 10,000 का लॉस बुक होना चाहिए। अच्छा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे ना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं कितने का? 10,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। तो मुझे बताओ मैं इस साल कितने रुपए का लॉस बुक करूं कम से कम कि मेरा ओवरऑल लॉस आ जाए कितने का? 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का मैं लास्ट ईयर प्रॉफिट बुक किया ना, ये नहीं किया। अब मैं ये चाहता हूं सर मैं एज एट लॉस बुक करूं कितने का? बेटा ये जो 10,000 का लॉस आ रहा है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल 10,000 का लॉस होगा। तो स्टैंडर्ड क्या था? ओवरऑल आज लॉस बुक कर लो टोटल। तो मैं कह रहा हूं तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूं उसको भाई, कितने का?
10,000 रुपए का। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, इस पे टोटल आज तक लॉस बुक होना चाहिए, अब तक कितने का, 10,000 रुपए का। तो मैंने कहा मैंने पुराना प्रॉफिट बुक उसने कहा उसको भी रिवर्स करो और फर्दर इस साल क्या बुक करो, लॉस बुक करो। मुझे बताओ अब इसकी सेटिंग में प्रोविजन कितना आता है इधर, कितना आता है, कितना प्रोविजन आता है इधर, सिर्फ 2,500 का बस, या आगे 2,500 का, तो ये 2,500 आ रहा है पक्का। कौन सा वाला, नहीं फॉर द ईयर तो तुम्हारे पास 20,000 का लॉस आना चाहिए ना जी। लॉस टू डेट, अच्छा ऐसे देख लो। मुझे बताओ यहां से यहां तक आना है, पॉजिटिव 10 से -17 पे जाना है, -17 कितने का लॉस बुक करूं, 17.5 का। वो कह रहे नहीं 17.5 का नहीं, आप एक काम करें पूरे 10,000 का लॉस बुक करें। ये 7.5 है ना, उससे जो कंडीशन से आ रहा है। तो सर अब मुझे बताएं प्रोविजन कितने का आ रहा है, 2,500 का आ रहा है वाकई पक्का। तो 17.5 मिलियन जिसका आ रहा था वो क्या था, वो क्या था, वो कैसे निकाला है 17.5 नहीं ये देखो दोबारा देख लो, इस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें ओवरऑल 10,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं तुम्हें लास्ट ईयर से प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, तो इससे मतलब मुझे इस साल इतना लॉस बुक करना पड़ेगा कि ओवरऑल लॉस आ रहा है कितने का, 10 का। तो बताओ ओवरऑल लॉस बुक करने के लिए मुझे बॉटम में 20 का लॉस दिखाना पड़ेगा इस साल, ताकि दोनों को डेट करके क्या करें ऐसा। अच्छा ऐसे आपस की बात ये कि आराम से इस तरह भी हो सकता था कि आपने रेवेन्यू का डिफरेंस रेवेन्यू डाल दिया, कॉस्ट का डिफरेंस कॉस्ट में डाल दिया, प्रॉफिट का डिफरेंस प्रॉफिट में डाल दिया, कितना था डिफरेंस 17,500 ऐसा। अब 17,500 का मतलब है मेरे पास टोटल दोनों सालों में 7.5 का लॉस हुआ है, मुझे 2,500 का और लॉस हो जाएगा, तो मुझे समझ हैं जी। तीसरे साल में चला जाऊं, अच्छा तीसरे साल में हम कर रहे हैं प्रवेश। तो जब तीसरे साल में हम प्रवेश कर रहे हैं तो अब 1 लाख का रेवेन्यू है, गौर से देखना, गौर से देखना, तीसरा साल बड़ा मस्त है। टोटल 1,12,000 का ऐसा टोटल लॉस। अच्छा 12,000 फॉर द ईयर लॉस या एज एट लॉस, एज एट लॉस। स्टेज ऑफ कंप्लीशन रेवेन्यू टोटल 1 लाख एज एट पीएनबी, 1 लाख एज एट लॉस। नेट रेवेन्यू 25,000, वेरी गुड सर। कॉस्ट 29,000। मुझे इस बॉटम लाइन पे ओवरऑल टोटल 12,000 का लॉस चाहिए। इन दोनों को नेट करूं तो कितना आता है, 10,000 का लॉस। मुझे बॉटम पे क्या करना, 2,000 का मजीद लॉस चाहिए। तो बताओ मैं प्रोविजन कितना बुक करूं, प्रोविजन रिवर्स हो रहा है बुक हो रहा है, चेक करो, पूरा पूरा रिवर्स हो रहा होगा प्रोविजन। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, प्रोविजन खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, प्रोविजन खत्म। हैं? अब ये पेपर के अंदर ना नहीं होगा एंडल, अब हो जाएगा। पहले साल लॉस आने में मजा आता है, कोई मसला नहीं, हजाब कब बनता है, जब लॉस आ रहा सेकंड ईयर में, तो फिर आपको चीजें मैनेज करना होंगी। कर लोगे नहीं, पास पेपर में सिर्फ पहले साल का लॉस आया मतलब। हाँ एसीसी में सवाल है जिसमें सेकंड ईयर में लॉस है। हाँ जी देखो मुझे एक बात बताओ, दोबारा मैं लॉस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा, दूसरा भी दे देना, कोई टेंशन नहीं। पहले साल हमें 20,000 का प्रॉफिट नजर आया, स्टैंडर्ड कहता है प्रॉफिट होगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन से बुक करोगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना था 20 का, हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन से 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, डन। सेकंड ईयर में हम गए, हमें ओवरऑल लॉस नजर आया, स्टैंडर्ड कहता नहीं यहाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगाना बाबू, पूरा लॉस बुक करना। तो पता पूरा लॉस बुक करने का मतलब है मैं तो 10,000 का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ लास्ट ईयर। अगर मुझे आज तक 10,000 का लॉस बुक करना है तो मुझे ईयर 2 पे 20,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को ऐड अप करूं तो कितना लॉस बन जाए 10,000 का। अब बताएं थर्ड ईयर में 12,000 का ओवरऑल लॉस हो गया, तो मुझे इसका मतलब 2,000 का और लॉस बुक करना है।
अब देखो सेल्स और कॉस्ट तो तुम्हें ऊपर से मिल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर क्या चाहिए, और याद रखना एंड में आगे प्रोविजन 0 हो जाना चाहिए। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो प्रोविजन किस चीज के लिए लेके बैठे, ऐसा पक्का? दो एक सवाल और इसी तरह का कर लोगे, ये बहुत है? बहुत है। चलो जी कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन हो जाए इसी का, चलो दे देता हूँ। और अभी मैं एक शरारत करूंगा सर, थर्ड ईयर में है? फायदा नहीं है। मैं बताऊँ, पहले साल लॉस और सेकेंड ईयर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल प्रॉफिट, चौथे साल फिर लॉस। क्योंकि आप टोटल ओवरऑल से फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आओगे, फिर ओवरऑल पे चले जाओगे। चलो जी दो एक सवाल। लॉस हो गया, उसका प्रोविजन बुक किया था ईयर 2 में, कॉन्ट्रैक्ट एंड तक जो लॉस हुआ वो पे भी कर दिया कॉस्ट में, हाँ कॉस्ट के थ्रू पे भी कर दिया, इसी वजह से प्रोविजन। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो अबू बकर, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। सिर्फ आपकी दिल्ली तमन्ना के लिए, सिर्फ आपकी दिल्ली तमन्ना के लिए एक और सवाल। हेलो, तीन हजार और 6,000, सर 7,000, 5,000, 11,400। शाबाश जी, करके दें मुझे। जी कितने का प्रोविजन बुक हुआ सेकंड ईयर में? 800, और एंड में आके रिवर्स हो गया होगा। पक्का? अच्छा जी प्लीज बोर्ड पे देखना।
तो नाम डाल दूं ओवरऑल प्रॉफिट, इसको सवाल ही नहीं। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास पहले साल प्रॉफिट है कितने का, 1000 का, फिर 2000 का लॉस, और फिर 1400 रुपए का लॉस, ऐसा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले साल सर 3/9, फिर 7/12, और ये 33%, 58। जी मेरे पास मेरे बच्चों एज एट पीएनएल रेवेन्यू 33.33% ऑफ 10,000 कितना, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना जी, सर 3,000, फायदा 333 का सर सेकंड ईयर में, ये एसेट पीएनएल है जी सर। 5833 कॉस्ट लॉस टोटल 10,000, 11,400, और लॉस कितने में चला गया। अब बताएं सर, मैं बना रहा हूं फॉर द ईयर पीएनएल। तो मेरे पास सबसे पहले रेवेन्यू कितने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, एनी प्रोविजन नो प्रोविजन, सर इधर डिफरेंशियल रेवेन्यू 2500, डिफरेंशियल कॉस्ट, अब आई नीड एन ओवरऑल लॉस ऑफ 2000, तो मुझे 2333 का जो है वो लॉस बुक करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल बेसिस पे हम कहां पहुंच जाए 2000 पे। तो मुझे तो प्रोविजन कितने का बुक करना पड़ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर हमने ले ली। थर्ड ईयर में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 4167, फिर 4400। अब बताओ मुझे ओवरऑल बेसिस पे 1400 रुपए का लॉस चाहिए, इन तीनों सालों को ऐड करके 1400 रुपए का लॉस बने, तो मुझे क्या करना है सर, 600 का प्रॉफिट, वेरी गुड सर। अब बताएं तो 600 के प्रॉफिट के लिए क्या करना है मुझे, ऐसा पक्का, हम बढ़े आगे। जी मेरा बच्चा, वो सवाल पक्का। अच्छा, अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और फिर एक पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है यारो। अजीज हाँ मेरे बच्चों, ये कॉपी कर रहे हो या मैं आगे बढ़ जाऊं, करो। आगे बढ़ जाए, बस आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ बस।
चलो मेरे बच्चों, ये ईयर 2 में प्रॉफिट रिवर्सल की भी एंट्री पास होगी, बिल्कुल। ईयर 2 में नहीं, ईयर 3 में प्रॉफिट रिवर्सल की नहीं, बस आप प्रोविजन बुक करोगे ना, ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा। अगले वीक में एग्जाम है, उसके अगले वीक वो सेम एग्जाम के बाद। चलो जी प्यारे बच्चों, बोर्ड में अपने पास हेडिंग डालोगे अनसर्टेन आउटकम। कौन सा? सुनिएगा दोस्त, अनसर्टेन आउटकम का मतलब क्या है? देखो, जो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंडस्ट्री है ना, इसमें एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़े बड़े होते हैं, कई सालों पे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो एक अंदेशा ये रहता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ही खत्म हो जाएगा, मतलब बंद करना पड़ जाएगा। कैसे मिसाल देता हूँ सर? सर आमतौर पे एक बड़ा पुल बनाना है किसी को, उसमें लगेंगे 5 साल। तो जो काम करने आते हैं ना, जब तक कॉन्ट्रैक्ट 12-15% कंप्लीट नहीं हुआ होता ना, तो जो ठेकेदार होता है ना, वो खुद अनसर्टन होता है कि इसका एंड क्या होगा, क्योंकि एक ठीक ठाक लंबे पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एंड की बात ये नहीं कर रहा कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा, ये बात नहीं कर रहा मैं। अनसर्टेनिटी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं है, अनसर्टेनिटी आउटकम के ऊपर है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है जी। अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि आम तौर पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती है, जनरली होती है, तो सर स्टैंडर्ड इस फैक्ट को, इस इंडस्ट्री प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते हुए ये बात कहता है कि अगर इस तरह का अनसर्टन आउटकम है तो फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। क्या स्टैंडर्ड ने कहा आप क्या रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते? नहीं। क्या स्टैंडर्ड ने कहा आप कॉस्ट बुक नहीं कर सकते? नहीं। स्टैंडर्ड ने क्या कहा? आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। कब 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 कब? जब आपको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। 3 चीजें बोलूंगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट ने रेवेन्यू बुक करने से मना किया? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट ने कॉस्ट बुक करने से मना किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट ने लॉस बुक करने से मना किया? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बुक करने से मना किया? अगर एक अनसर्टन आउटकम का कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन वो ऑनरस हो, अब स्टैंडर्ड कहता है भाई लॉस बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि IAS 37 में जब जाओगे ना, तो फिर IFRS 15 का ये वाला व्यू कि आउटकम अनसर्टन है, ये अप्लाई नहीं होगा। ये एक लकूना स्टैंडर्ड में। ठीक है जी। कि जब आप IFRS 15 से बाहर निकले ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, तो फिर IAS 37 कहता है भाई अनसर्टन आउटकम वाला मेरे पास कोई सीन नहीं है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल बेसिस पे लॉस मेकिंग है, आपने उसका लॉस क्या करना है? इमीडिएटली बुक करना है। ठीक है जी। मैं 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू हुआ, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लग रहा है कि जब तक 10% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं अनसर्टन हूं कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। नंबर 1, क्या मुझे 10% पहुंचने से पहले रेवेन्यू बुक करना चाहिए? हाँ बुक करें, मना थोड़ी है स्टैंड ने। कॉस्ट बुक करें, हाँ बुक करें। क्या बुक करने से मना किया? तो जब रेवेन्यू बुक करूंगा, कॉस्ट बुक करूंगा, तो प्रॉफिट तो बुक होगा ना? नहीं। अभी हम एक तरीके से बुक करेंगे कि प्रॉफिट बुक ना हो। ठीक है जी। और व्हाट इफ के वो ऑनरस हो जाए शुरू में? सर स्टैंड कहता है प्रॉफिट बुक नहीं करना, ये हमारा एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। लॉस बुक करना पड़ेगा आपको। क्यों? आप IFRS 15 से बाहर आ चुके हो। IAS 37 में अनसर्टेन आउटकम का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा। अब आओ जरा एक सवाल देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड। सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका रेवेन्यू होगा 40 मिलियन। कितना? कॉस्ट टू डेट 3 मिलियन इनकर हो चुकी है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया हमने। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट सर 27 मिलियन है। कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट है कितने का? 10 मिलियन का। कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट है कितने का? 10 मिलियन का। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करो। 3/30 कितना जी? स्टैंडर्ड आपसे ये नहीं कहता कि एक सर्टन परसेंटेज के बाद, नहीं, स्टैंडर्ड कहता है ये जरूरी नहीं हर केस में अनसर्टन हो। ठीक है जी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अनसर्टन हो सकता है। ठीक है जी।
इसका मतलब है ठंडा। ठीक है, हाँ अब सुनो सुनो सुनो, बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मुझे कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए? 4 रुपए का। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मुझे कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक करना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10% से, कितना? तो मेरे पास तो प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपए का। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है भैया आप अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करें। कहां तक? बिल्कुल भी नहीं, कॉस्ट तक भी नहीं। स्टैंडर्ड कहता है आप अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करो उस अमाउंट तक जो तुम रिकवर कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में, और वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये तो ऊपर से गई। स्टैंडर्ड ने कहा प्रॉफिट बुक नहीं करो। प्रॉफिट बुक नहीं करूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। चेंज किसको करना है? रेवेन्यू को करना है। स्टैंडर्ड का रेवेन्यू को चेंज करके 3 कर दो। मैंने कहा अच्छा, तो इससे तो 0 हो गया। लेकिन अगर मैंने जो खर्चा किया 3 मिलियन का और मुझे यही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ जाए, तो मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया हुआ है कि आपको 2 रुपए देके भगा दिया जाएगा। जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मैं अब तक पहुंच चुका हूं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट 10% कंप्लीट किया और आप छोड़ के भाग गए, आपको 2 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब है मैक्सिमम रिकवरी स्टेज तक कितनी हो सकती है? तो इससे ज्यादा आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ रिकवरी लिखी होती 3.5 मिलियन, तो फिर मैं 3 पे रुक जाता। फिर मैं कितने पे रुक जाता? 3 पे रुक जाता। बेटा इसको इस तरह नहीं पढ़ाते लोग। लोग कहते हैं बस आप रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दें। नहीं भाई, उसके आगे इम्पेयरमेंट के प्रोविजंस भी हैं। स्टैंडर्ड कहता है भैया अगर आपने खर्चा कर दिया 3 मिलियन का, लेकिन जिस स्टेज पे आप मौजूद है आप समझते हो अनसर्टेन आउटकम है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी भी है कि अगर आप स्टेज पे छोड़ के जाओगे, द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू विल गेट इज 2 रुपीज, देन आप 2 रुपए ज्यादा का रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आम हालात में एग्जाम में मुझे अगर पूरा डाटा गिवन होगा तो ये सारी चीजें देगा वो। अगर उसने सारी चीजें दी तो मुझे बताओ अपना रेवेन्यू कितने पे बुक करना चाहिए? अपना रेवेन्यू मुझे बुक करना चाहिए उस अमाउंट पे जो मैं रिकवर कर सकता हूं कॉन्ट्रेक्चुअली विद अ मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा बुक नहीं करना, और अगर इससे कम रिकवर हो रहा है तो हाँ जी। अब बताएं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू कितना आ रहा है? 4। अगर मैक्सिमम रिकवरी इधर 2.5 की होती तो 2.5 पे बुक करता। मैक्सिमम रिकवरी इधर 3.5 की होती तो 3 पे रेवेन्यू बुक करूंगा। ऐसा? लेकिन किसी सूरत में भी प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। व्हाट इफ के कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस होता और इधर 4 का लॉस आ रहा होता, तो मैं प्रोविजन बुक करता और पूरे 4 का लॉस बुक करता। ऐसा? पक्का? दो सवाल एक। ना कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर अगर कुछ भी ना दिया हो तो रिकवरी कितनी अज्यूम करेंगे हम? नहीं, कुछ भी ना दिया हो तो हम रिकवरी अज्यूम करेंगे कि पूरे रेवेन्यू के बराबर हो, जितना रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन से आ रहा है। ठीक है जी, बढ़े आगे या हाँ नहीं, कॉस्ट एफसी के मुताबिक भी। मतलब लोअर ऑफ का मतलब ये कि आपका पास प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, लॉस आ सकता है अगर आपकी रिकवरी आपकी कॉस्ट से कम है। यानी अगर कॉस्ट पूरी रिकवर नहीं हो रही तो आपको लॉस हो सकता है। खत्म। ठीक है जी, हाँ एक का लॉस आ जाएगा, बिल्कुल 80। देखो अगर अनसर्टन आउटकम होगा तो वो एग्जाम में तुम्हें एक नंबर देगा कि अप टू 20% पे अनसर्टन आउटकम है तो कंपनी जो है वो। चलिए आए सर एक सवाल देखते हैं सर, एक इंतहाई खतरनाक सवाल जिसमें वेरिएशन भी है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन भी है। ठीक है जी, जिसके अंदर जो है वो ये गंद भी है, अनसर्टन आउटकम भी है, सारी चीजें 8 नंबर के लिए।
एग्जामिनर ने कहा सारी चीजें यही पूछ लो, इससे आगे जाने ही नहीं दो इसको। इसमें कुछ इजाफी चीजें हैं जो जनरल एंट्रीज के लिए, मैं वो हटा रहा हूं। साथ दोगे बेटा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको नानी याद आ जाएगी, इतना इतना गंदा सवाल है, और ये 8 नंबर के लिए। यह है कहाँ का सवाल सर? सर ये ECC का, ECC। इसमें तो मेरे ख्याल में रीडिंग पे 8 नंबर मिलने चाहिए। हाँ और क्या, ये रीड कर लें 8 नंबर आप हैं? किसका? पासिंग रेशो हमारा भी अच्छा है, हमारा भी 33-34% पासिंग रेशो है FFR का। मैंने उस दिन पहली क्लास में डिस्कस तो किया था उस दिन, हमारा भी पासिंग रेशो कम नहीं है। लेकिन मसला ये कि ये वो सारे लोग हैं जो कैफ पास करके ऊपर आ गए, ठीक है, ये पिछले वाले उसमें 25-30% में शामिल थे, और अब इनमें से 33 निकल रहा है, ये मसले वाली बात है। ठीक है जी। अच्छा, ये स्टेज पास करोगे, अगले स्टेज पे जाओगे, उसके अंदर वो बच्चे जा रहे होंगे जिनके पेपर FFR BFD वगैरह पास हो गए होंगे, वो अगले लेवल पे जाएंगे, उसमें से भी 28 पास होते हैं। इसका मतलब सर 100 बच्चे की क्लास हो ना, तो क्वालिफाई होता है उसमें से इस सारे रेशोज को सामने रखते हुए 2, आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स 2 लोग क्वालिफाई होते हैं, ऐसा है। लेकिन जब क्वालिफाई करोगे ना तो बहुत अजीब सा फील होगा आपको। मैं एक जमाने में कार्टून देखता था, तो उसमें वो शार्क होती है, उसको बंदा पकड़ता है कश्ती में, कार्टून था, पकड़ लेता है उसको, पता नहीं कहता है मैंने 20 साल मेहनत की इसको पकड़ने में, तो जो ड्रामे का हीरो होता है, वो हीरो कार्टून होता है, वो मिलके उसके साथ पकड़ लेता है उसको। एक बंदा होता है जो इस तरह जो है वो, मतलब उसके एडवेंचर्स होते हैं, और जो कार्टून है वो एक हीरो के ऊपर है। हीरो उससे मुलाकात करता है, कहता है वो, कहता है मैं एक शार्क पकड़ रहा हूँ, कहता है आओ मैं पकड़ के दूँ, पकड़ लेते हैं। अगले दिन सुबह उसको छोड़ देता है वो बंदा, तो हीरो उसको कहता है ये क्या बगैरती है, कहता है यार 20 साल मैं इसके पीछे भागता रहा हूँ, जब पकड़ लिया इसको मैंने कहा अब मैं क्या करूँगा तो मैं दोबारा छोड़ दी। तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया ना। नहीं, आपको मैं वाकई बताऊं, जब आप क्वालिफाई करोगे ना, आपको ऐसा फील होगा 2 दिन बाद, यार कोई मनुष्यत ही फील नहीं हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं हो रही है, हैं? तो पढ़ाई करनी थी, ये करनी थी यार, मतलब क्या करूं मैं, खाली खाली फील हो रही है जिंदगी, है? नहीं, वो बड़ा इम्तिहान है, बट वो खत्म भी नहीं होता। आओ जी, शादी में आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, आप जब करना, जब अपने पैसे कमा लो, अपने पैसे खुद पे इस्तेमाल करना, यूज करना, अयाशी करना, मंड के घूमना फिरना पूरी दुनिया, फिर उसके बाद शादी करना, ठीक है? चलो जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो जी, पेट्रो प्लांट लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी, ये बड़ी कंपनी है सर, ठीक है जी। 2000 जो है वो गैस पे इसका वो है सेटअप है, ठीक है जी। इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ये क्या बनाती है भैया? ऑयल रिफाइनरीज की कुछ मशीनरीज वगैरह बना के देती है। पेट्रो प्लांट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। याद रखिएगा, एफएफआर के पेपर में कुछ बड़े वाहियात किस्म के ईयर एंड आएंगे, 31 मई, 30 नवंबर, ठीक है जी, आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है जी। कौन सा ईयर एंड है इसका? 30 सितंबर। ऑन 1 अप्रैल 2000, चाहे अप्रैल काउंट करो तो साल के किस पॉइंट पे आ रहा है? साल के बीच में आ रहा है। अगर सितंबर मेरा ईयर एंड है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, यानी सर बिल्कुल साल के बीच में 1 अप्रैल 2000 पे इट वाज सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट
टू कंस्ट्रक्ट एन ऑयल रिफाइनरी फॉर दी ऑयल टैक्स। एक कंपनी के लिए अगेन, एक कंपनी के लिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 अप्रैल 2000 पे, या हमारा ईयर एंड कब है 30 सितंबर, और ये हमें साल के बीच में मिला है, ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीशन ऑन 30 जून 2002। बताओ मेरे कितने फाइनेंशियल ईयर इसके बीच में आएंगे? 2002 जून में जाके खत्म हो रहा है। सुनो सुनो, मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना। ये 1 अप्रैल 2000 से शुरू हो रहा है, ये खत्म होगा 30 जून 2002 में। तो मेरा पहला ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा कब? 30 सितंबर 2000, ऐसा। फिर मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 30 सितंबर 2001, लेकिन उसके बाद भी चल रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट। और मेरा तीसरा ईयर आएगा 30 सितंबर 2002। तो बताओ सर, 6 महीने इधर, 12 महीने इधर और 9 मंथ्स इधर। तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर्स को हिट करेगा। ऐसा कितने फाइनेंशियल ईयर्स को? 3 को। अगर मेरे 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर है, ईयर एंड है, तो सर मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर्स को ये हिट करेगा। 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून 2002 पे खत्म हो रहा है। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 30 सितंबर 2002। तो सर कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से लेके 6 महीने हो गए, फिर अगला पूरा साल भी मिलेगा हमें, और फिर उसके बाद भी 9 मंथ्स का टेन्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने। तो इसका मतलब है मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर इसमें खत्म हो रहे हैं। 3 फाइनेंशियल ईयर में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट करेगा ये। चलो जी, 27 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है अपेरेंटली। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ कंप्लीशन क्लॉज, वेरी गुड जी, whereby if the contract is completed, अंग्रेजी चेक करो, within 1 month of the scheduled date। क्या मतलब? वेरी गुड सर, विदिन 1 मंथ ऑफ द शेड्यूल डेट का मतलब यह है कि 30 जून मेरा ईयर एंड, 30 जून 2002 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। यहाँ पे वो कह रहा है ये 30 जून 2002 पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है ना, आपने 1 महीना पहले, 1 मंथ अहेड ऑफ द शेड्यूल, ठीक है जी, विदिन 1 मंथ अहेड ऑफ द शेड्यूल, यानी आपने अगर इसको 31 मई पे खत्म कर लिया, हमने कहा क्या होगा फिर? उसने कहा भैया अगर आप इसको कंप्लीट कर लें विदिन 1 मंथ ऑफ द शेड्यूल डेट, ठीक है जी, तो आपको 1500, अच्छा विदिन 1 मंथ ऑफ शेड्यूल डेट का मतलब ये कि 31 मई और 30 जून के बीच में, सॉरी, विदिन 1 मंथ ऑफ द शेड्यूल डेट का मतलब 31 मई और 30 जून के बीच में अगर आप खत्म कर लें तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1500। हमने कहा ठीक है, यानी आप कह रहे हो कि अगर मैं 30 जून की जगह 31 मई तक भी खत्म कर लूं तो 1500 मिलेंगे इस पूरे टेन्योर में। फिर 2 मिनट रुको, फिर वो कह रहा है जनाब इफ द कंप्लीशन इज मोर देन 1 कैलेंडर मंथ अहेड ऑफ द शेड्यूल then you will get 2% of the agreed amount as bonus। ठीक है जी। वो कह रहे भैया वैसे तो कंप्लीट आपने करना है 30 जून पे, लेकिन अगर आप 30 जून से 1 महीना पहले खत्म कर देंगे तो मैं आपको दूंगा 1500 प्लस 2%। लेकिन अगर आपने विद इन 1 मंथ ऑफ द शेड्यूल डेट कंप्लीट किया तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? आपका 1500 मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं 31 मई से लेके 30 जून के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया तो आई गेट ओनली 1500। और 1 मंथ अहेड, यानी सर 31 मई से पहले अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 1500। अच्छा, फिर आगे वो क्या कह रहा है? कन्वर्सली इफ द कॉन्ट्रैक्ट if the contract is more than 1 month late, then a penalty of equivalent terms will be applied। वो कह रहा है भैया अगर आपने 31 जुलाई तक इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, उसके बाद खत्म किया, तो आपको मिलेंगे 1500 माइनस 2%। तो मुझे बताओ सर मुझे किस डेट से किस डेट तक क्या मिलेगा? 31 मई से पहले खत्म किया तो 1500 प्लस 2%। 31 मई से लेके 31 जुलाई तक इस टेन्योर में खत्म किया तो 1500। 31 जुलाई के आगे खत्म किया तो 1500 माइनस 2%। ऐसा? ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? आप पूछो बेटा। विदिन 1 मंथ का मतलब 1 महीना अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर
1 महीने के अंदर अंदर। अब आगे अंग्रेजी पढ़ो ना, वो क्या कह रहा है। वो कह रहे जनाब द कॉन्ट्रैक्ट इज शेड्यूल्ड 30 जून, द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स कंप्लीशन क्लॉज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड विद इन मंथ ऑफ द शेड्यूल्ड डेट, agreed price of 1500 million will be paid. However, if the completion is more than 1 calendar month ahead of the schedule, सर 2% मिलेंगे। और फिर वो कह रहा है जनाब कन्वर्सली इफ द 1 मंथ, यहां भी ले लो यहां भी ले लो ना, बात वही है। अगर मैं इसको ये भी अज्यूम कर लूं कि विद इन 1 मंथ आगे की बात कर रहा है, तो भी हमारा तो हिसाब किताब तो यही बन रहा है ना जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में वो क्या कह रहा है, बोनस कब मिलेगा, जब 1 महीना कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले आप उसको खत्म कर लोगे। अल्लाह के बंदे, बोनस की बात जहां वो कर रहा है वो अंग्रेजी क्लियरली लिख रहा है, इफ कंप्लीशन इज 1 मंथ मोर देन अहेड ऑफ द शेड्यूल डेट। शेड्यूल डेट 1 महीना आगे है, ठीक है जी। अगर आप 1 महीना पहले काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2% इंसेंटिव। ये क्लियर हो गया। अहेड का वर्ड क्लियरली उसने मेंशन किया। दूसरा, फिर वो कह रहा है भैया कन्वर्सली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 1 मंथ लेट। मोर देन 1 मंथ लेट का क्या मतलब है, 30 जून से 1 महीना आगे चला जाए तो वो क्या करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा। अब मैं कहता हूं बाकी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, अगर ना भी लिखा हो तो मुझे पता है कि इस टेन्योर में मुझे क्या मिलेगा, 1500 मिलेगा। ठीक है जी, इस टेन्योर में सीधा सीधा क्या मिलेगा, 1500 मिलेगा पक्का। अब बताओ रेवेन्यू 1530 मिलेगा कब, अगर आपने 1 जून यानी 31 मई से पहले काम कर लिया। सर 31 जुलाई से आगे गए तो 1400। मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, पेनल्टी और इंसेंटिव दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन। ऐसा है क्या सवाल में वेरिएबल कंसिडरेशन है? हाँ, हमें अपना रेवेन्यू कितना रखना चाहिए, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर हमें डाटा कैसा दे रहा है। ठीक है जी, एक चीज तो हो गई है। तो एक तो पहले सवाल में क्या आ चुका है, वेरिएबल कंसिडरेशन आ चुकी है। ये पैरा पढ़ गया, हमें पता चल रहा है कि हमारे सवाल में क्या मौजूद है, वेरिएबल कंसिडरेशन। सवाल कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का। फिर वो कह रहे इन मई 2002, कब, 2002 मई में कॉन्ट्रैक्टी इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 3% कंसिडरिंग द इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। खुद कॉन्ट्रैक्टी आया, उसने कहा सर आपको बड़ा नुकसान हो रहा है, खर्चे आपके बढ़ गए, हम 3% अपनी तरफ से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। ये कब आके कह रहा हूं, आखिरी साल में जाके। ठीक है जी, 3% उसने खुद रेवेन्यू अपनी तरफ से बढ़ा दिया। 1500 टोटल मिलेंगे मुझे किस टेन्योर में। अच्छा जी, फिर अब सुनना, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, किस पॉइंट पे नहीं बताया, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिफाइनरी the price of crude oil increased dramatically and oil tax negotiated a modification in the design of the contract, in the design of the construction of the plant, such that it would be suitable to produce petrol from coal instead of crude oil. पेट्रोल से, कोल से बनता है पेट्रोल। अच्छा चलो, हमें क्या, हम अकाउंटिंग करनी है ना, हमने कौन सा इसको फिजिक्स की बुनियादों पर चैलेंज करना है जी। वो कह रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक वेरिएशन आया, चेंज आया, उसने कहा भाई अब हमने पेट्रोल से नहीं बल्कि कोयले डाल के पेट्रोल प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, क्रूड ऑयल की जगह अब हम छोटे छोटे कोयले डालेंगे, इससे घनी पान वाले से लेके, और उससे क्या बनाएंगे, क्रूड ऑयल बनाएंगे, तेल बनाएंगे सर, पेट्रोल बनाएंगे। सीधी सी बात है सर, अब हमने मशीन का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब तो कोयले डालेंगे तो सर हमें पाइप चेंज करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ ये मॉडिफिकेशन है? हाँ है, लेकिन क्या ये मॉडिफिकेशन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर डील होगा? क्या इसमें डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? नहीं भाई, क्या हो गया, उसी मशीन में मॉडिफिकेशन हो रही है। कौन सी डिस्टिंक्ट गुड, याद आया, उसी मशीन में क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन। आपने छोटी नलकी लगाई थी कि क्रूड ऑयल डालेंगे, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, बड़ी नलकी लगानी पड़ रही ताकि आप क्या करो, कोयले डाल सको। ठीक है जी, वो कह रहे जी ऑयल टैक्स अग्रीड अ फर्दर प्राइस ऑफ 200 मिलियन फॉर द वेरिएशन। अग्रीड, इसका मतलब है जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो अग्री हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। 200 मिलियन पेट्रो प्लांट एस्टिमेटेड कि हमारी टोटल कॉस्ट होगी 120 मिलियन। इसको चेंज करने पे 120 मिलियन का खर्चा आएगा और 200 मिलियन हमारे रेवेन्यू में बढ़ रहा है। ठीक है जी, द इंसेंटिव और पेनल्टी क्लॉज डज नॉट अप्लाई ऑन द वेरिएशन। ये पूरे पूरे मिलेंगे, इस पे वो अप्लाई नहीं होगा। फिर
नो एडजस्टमेंट वॉज मेड टू द शेड्यूल, उसने कहा शेड्यूल वही है, पाइप छोटे बड़े करने से टाइम ज्यादा नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है जी। द फॉलोइंग रिलेट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, all estimates are at the end of the relevant year and can be taken as being reliable। नीचे आ रहा है सर पूरा डाटा, ये 2000 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? ये बताओ, ये 2000 में हमें क्या लग रहा था हम कॉन्ट्रैक्ट को कब कंप्लीट करेंगे? टाइम पे। इसका मतलब रेवेन्यू में 1500 बुक करना चाहिए, नाम पे पेनल्टी लगेगी ना इंसेंटिव मिलेगा। 2001 के एंड पे आके हमें पता चला कि हम 6 वीक अर्ली काम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब है अब हमें बोनस भी मिलेगा, 1530 हमें रखा होगा। तीसरे साल से हमने 10 अगस्त को कंप्लीट किया, यानी पेनल्टी लग गई हम पे, कितने की? 1500 पे 2% यानी 30 रुपए की पेनल्टी लग गई। लेकिन एट द सेम टाइम हमें 3% कॉन्ट्रैक्टी ने आके क्या किया? इजाफा भी दिया। चलो फिर ये हमने बिलिंग की है। फिर वो कह रहा है पेट्रो प्लांट डिटरमिन्स द स्टेज ऑफ कंप्लीशन of its contract by the proportion of cost incurred to date based to the total estimated cost। उर्दू जुबान में कॉस्ट की बेसिस पे वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालता है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड इंक्लूड द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट एस्केलेशंस एंड इंसेंटिव्स फ्रॉम द टाइम दे आर रीजनेबली फोर्सीबल। जब आपको रीजनेबली लगे तो आप रेवेन्यू और ये रेवेन्यू में इंसेंटिव भी डाल दें, वो हमें पता है कि हमने डालना है, आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर वो कह रहे हैं जनाब द वेरिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, उससे क्लियर भी कर दिया कि बेटा आप इसको एक काम करें, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करने की हिमाकत नहीं करना, एंड नॉट अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। नो प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज 20% कंप्लीट। उसने कहा ये बच गया था, ये भी डाल दो। अब ये टोटल सवाल है कितना मार्क्स का? 8 नंबर का। अब इसको मैं खुद करा रहा हूं और बाखुदा ये बहुत आसान सवाल है। क्यों बोल रहा हूँ आसान? आसान क्यों बोल रहा हूँ पता है? आगे इससे भी मुश्किल आ रहा है। ठीक है, बड़े मैं करा हूँ, इसको खुद करा हूँ जी। दिया हुआ अप्लाई नहीं हुआ। 8 नंबर में क्या चाह रहा है? पहले साल कंप्लीट भी ना, खुद करना है तुम लोगों ने, हैं? नहीं कह रहा सर हम अपनी हालत देख के जानते हैं कि अब टाइम ही वेस्ट होगा, खुद ही करा हैं? क्या करूं, अटेम्प्ट कर दो? कह रहा कुछ ज्यादा इजी है, कोशिश करने दें। चलो मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, कोशिश करने की कोशिश कर लो, ठीक है? अगर कोशिश हो पा रही है तो मुझे बताओ, फिर मैं खुद करा दूंगी। हाँ हाँ, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। नहीं आज ही हो जाएगा भाई, क्या हो गया? आराम से हो जाएगा। या सोचो ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो पेपर हाथ में आ जाए। क्या है और क्या, पीछे थोड़ी भागेगा, छोड़ के आ जाएंगे, घर तक थोड़ी आएगा सवाल है। मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 से 4 मिनट दिए, एक मरतबा इसको स्कैन कर लो आंखों में, फिर मैं खुद करा रहा हूँ। अल्लाह की कसम जब ये सवाल सॉल्व होगा ना तो मैं अंदाजा होगा सवाल मुश्किल नहीं था। यार बड़ा टाइट काम कर दिया भाई इसने, न्यूजीलैंड के बॉलर ने 10 की 10 विकेट ले ली। हाँ पाकिस्तान का मैच शुरू नहीं हुआ ना? बाबर आजम अल्लाह का शुक्र है चल गया। ये कब्रिस्तान की मिट्टी से पिचें बनाई हैं बंगालियों ने।
जी नहीं, अलग है, वो अलग है, अलग है, नीचे दिया हुआ है ना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलो जी आओ, इसको मैं खुद करा रहा हूं, यहाँ देख लो। सबसे पहले मुझे मेरे बच्चों एक बात बताओ, मेरे कितने फाइनेंशियल ईयर स्पेंड होंगे? बेटा बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। एक ईयर 2000 आएगा, एक ईयर 2001 आएगा, और एक 2002 आएगा। ऐसा सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल प्रॉफिट की। बोर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो और बम फोड़ दो। बोर्ड पे देखो, रेवेन्यू सही है जी, कॉस्ट टू डेट दो, एक ओरिजिनल वाला, वैसे सर आप एक ही में डाल सकते हैं एडअप करके, कोई मसला नहीं, मैं सब आपको सिखाने के लिए 2 हिस्सों में डाल रहा हूं। वेरिएशन, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ओरिजिनल, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट वेरिएशन, ऐसा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह की कसम सीधा सवाल है, 2 में दिया, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे सुनो, इसी टेबल से सॉल्व हो जाएगा। बताओ रेवेन्यू कितना है सर? आपको लग रहा है पहले ऑन टाइम खत्म होगा तो 1500, आपको लग रहा है 6 वीक अर्ली खत्म हो जाएगा तो 1530, आपको लग रहा है भाई, आपको लग रहा है क्या आखिरी साल में लेट खत्म हुआ तो सर मुझे 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.01, क्यों 2% रेवेन्यू गिरा, लेकिन सर वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी ने आके खुद 3% हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो बताएं सर हमारा टोटल 2% गिरा, 3% बढ़ा, तो 1515 हो गया, खत्म, डन। आप यकीन करें, आपने जो 3 ये डिजिट्स लिखे ना, ये 3 नंबर जो लिखे ना, ये आपने इस पूरे पैरा की कंप्लायंस कर दी, डन हो गया। अब बताएं सर, सुने, कॉस्ट टू डेट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 300, 740, 1265, ये मैं यहां ड्राफ्ट कर रहा हूं, 300, 740 और 1265। अब मुझे बताना फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट की डिटेल्स। वो कह रहा है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल एस्टिमेटेड, टोटल अगर मेरे पास टोटल 1200 है तो 900 फर्दर, टोटल 1230 है तो 490 फर्दर, और इधर कोई फर्दर नहीं, 900, 490 और 0, 900, 900, 490 और 0। फिर वेरिएशन के बारे में वो क्या कह रहा है? पहले साल तो था ही नहीं वेरिएशन, हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, चल भाई भाग यहां से। फिर वो कह रहा है 70 रुपए की कॉस्ट इनकर हो गई आउट ऑफ 120, तो मैंने किया ये कि 70 रुपए की कॉस्ट इनकर हो चुकी है आउट ऑफ 120, तो फर्दर कितना इनकर होगा? 50। फिर उसने कहा ईयर 2 के एंड पे 120 की जगह 115 में काम हो गया। मैंने कहा बेहतरीन कर दिया लड़कों तुम लोगों ने। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ नहीं। अब बताओ ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा सर? देखें 1200 रुपए की टोटल कॉस्ट थी, 300 इनकर हो चुकी थी, 900 फर्दर, 490 फर्दर, कुछ भी नहीं फर्दर। पहले साल वेरिएशन तो था नहीं, हमने मशीन का मुंह कब चेंज किया? सेकेंड ईयर में आगे, तो 70 खर्चा हो गया 120 में से, और 115 पूरा खर्चा हो गया, तो सर मेरे पास क्या बच रहा है इधर? और 380 और पक्का यही चाहे? अच्छा, एक हमसे गलती हुई है, वेरी गुड सर, हमसे एक गलती हुई है।
आ जाना नीचे यार। सर यह है रेवेन्यू ओरिजिनल का, रेवेन्यू वेरिएशन का भी आएगा ना कितना, कौन नहीं, इसमें लिख के दे दिया ना उसने कि जो हिसाब किताब है किधर गया, द इंसेंटिव पेनल्टी क्लॉज डज नॉट अप्लाई ऑन द वेरिएशन, ठीक है ना, वो भी अप्लाई नहीं होगा, वो भी कह रहे हैं ना, जो कॉस्ट एस्केलेशन है, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज, ये भी अप्लाई नहीं होगा इसको, ठीक है, वो 200 ही है। ये कितना हो गया 1730, ये कौन सा, मुझे एक बात बताओ, ये रेवेन्यू एक साल में आ गया तो अगले साल क्यों लिया, ओवरऑल है ना, सेकंड ईयर में, ठीक है ना, तो भी तो एज एट लेके चल रहे हो ना सारी चीजें जी। कितने का प्रॉफिट 380 और दूसरा 325 हो गया सर, सवाल खत्म। अब आपने सारा काम इसी में से करना है ना, ऊपर तो देखना ही नहीं है। अब क्या करना है आपने, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है, कैसे निकालोगे, सर कितनी 300 डिवाइडेड बाय 1200, इधर कॉस्ट टू डेट ऐड करो दोनों, 810 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1300, 200 कहां से आया, जब हमने डिजाइन को चेंज किया तो उसने कहा आपका रेवेन्यू हमने 200 मिलियन बढ़ा दिया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू हमारे पास था, शुरू में हमें लग रहा था कि हम ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे तो 1500, कोई पेनल्टी नहीं, जल्दी कंप्लीट करोगे 1 महीना, हम 6 हफ्ते जल्दी कंप्लीट कर रहे थे तो हमें 2% का इंसेंटिव मिला, और लेकिन हमने कंप्लीट जल्दी करने की जगह इतना लेट कंप्लीट किया कि हम पे पेनल्टी लग गई 2%, लेकिन उसी साल हमें 3% का क्या मिला, इंक्रीज मिला रेवेन्यू के अंदर, ये रहा, डन है जी जनाब, ऐड अप करो इन सबको, 1300 और लास्ट ईयर 1380 डिवाइडेड बाय 1380, ये मुश्किल वाला मैं कर देता हूं, 25 और 60, डन हो गया, पक्का जी। अब प्यारे बच्चों मुझे बनाना है कौन सा, एज एट पीएनएल, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मेरे बच्चों टोटल रेवेन्यू कितना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से टोटल कॉस्ट कितना जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300, सर मेरा प्रॉफिट, ये एज एट प्रॉफिट है, सर फिर 60% ऑफ रेवेन्यू 1730, 60% ऑफ 1730 1000, सर 60% ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सर 60% ऑफ दिस छोटा सा प्रॉफिट, 100% 1715, और ये मेरे पास एज एट रेवेन्यू प्रॉफिट और कॉस्ट है। अब बताओ मैं पीएल बना रहा हूं कौन सा, जी 375 चेंज 6 चेंज कॉस्ट
प्रॉफिट क्या ये तीनों मिला के 335 रुपए का प्रॉफिट बनता है? मुझे तो सवाल मुश्किल था। नहीं, कब पता चला कि मुश्किल नहीं है? जब आपने हिम्मत करके उसको सॉल्व कर दिया, तब आपको पता चला सवाल में कुछ भी नहीं था। सर अगर मैं रेवेन्यू गलत ले लेता तो प्रॉफिट कैसे बुक किया? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। हसीब कौन से प्रॉफिट की बात करो बेटा, एसेट वाले में या फॉर द ईयर वाले में? फॉर द ईयर वाले में डिफरेंस लेके पहले साल तो ये, फिर डिफरेंस लिया, फिर डिफरेंस लिया। क्वेश्चन ने मना किया था 20% में कि अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20% या उससे कम है तो प्रॉफिट बुक नहीं करना, ठीक है? जी डाना जी, चलो मेरे बच्चों एक स्टेप और आगे जाएंगे हम। जी जी बिल्कुल करें बेटा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल करें। यहां से लकीरें भी बनानी है। मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी में देता हूँ, प्रिंट करा लेना। नॉन डिस्टिंग गुड थी तो क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड इसमें क्यों यूज नहीं किया? ये क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड ही तो यूज किया है? जब दूसरे साल में रेवेन्यू बढ़ा तो हमने क्या किया? परसेंटेज लगा दी उसके ऊपर, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड ये होता है कि आप रेवेन्यू को अपडेट कर दें और ऐसे सोचें कि रेवेन्यू डे 1 से ये मौजूद था, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप उस पर लगाएं। आप कहें जी मैंने अब तक इतना प्रॉफिट कंप्लीट कर, इतना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। हमने उसको अलग ट्रीट नहीं किया, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग नहीं निकाली, इसी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दिया उसको, एज के शुरू से मौजूद था। है? नहीं नहीं, टोटल की बात हो रही है। नहीं नहीं, वो करना ही पड़ता कि हम जर्नल एंट्रीज पास कब कर रहे हैं। अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी हो साल के बीच में तो फिर क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड उसी वक्त लगाना पड़ता है और साल के बीच में एडिशनल एंट्रीज पास करनी पड़ती। यहाँ चूंकि हम रिपोर्टिंग ही एंड पे कर रहे हैं तो मसला नहीं हो रहा। वो बच्चे ने सही सवाल पूछा था। हाँ जी, हालत तो नहीं टाइट हो रही है ना? नहीं नहीं, क्या हो गया? तो 5 बजे तो होने दो। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल। इन्होंने बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट बनाया था। जो आखिरी पॉइंट था ना, 4 पॉइंट्स उन्होंने इसमें डिस्कस किए। ये कॉस्ट से रिलेटेड था, फिर एक आखिरी में था लॉस मेकिंग, चौथा इसका था
हाँ जी, कर लिया कॉपी? कर लिया? 6 मिनट बाकी है बेटा, एक चीज पढ़ा दूंगा फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरा जो आपने पढ़ा मॉडिफिकेशन एक पार्ट था, कॉन्सेप्ट 1 था, ये जितना भी पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट 2 है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हमारी अगली 2 क्लासेस भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही जाएंगी, और फिर उसके बाद हम क्या कह रहे होंगे, हमने IFRS 15 में 25 में से 2 चीजें कवर कर ली। ठीक है जी, सेट है जी? ऊपर बेटा एक चीज मैं रीड कराऊंगा, उसके बाद जाना, उससे पहले मत जाना, आप अपने बेनिफिट में बैठ जाओ थोड़ी देर। जजिस किसके ऊपर? IFRS 15 पे इस दफा मे भी 30 लग जाए। इस दफा मैं फिर भी कुछ चीजें जो है वो बच्चों को दे दी थी कि कुछ सवाल ना खुद सॉल्व कर ले। इस दफा मैं इसकी जो IFRS 16 और IFRS 9 से इंटरेक्शन है ना, उसमें भी काफी सारी चीजें कराऊंगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रीपरचेज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, रीपरचेज के अंदर ऑप्शन रीपरचेज हो, ठीक है जी, रीपरचेज परचेज के अंदर रिटर्न पुट ऑप्शन हो। हाँ हाँ, आपने एक चीज बेची, एग्रीमेंट कर लिया कि मैं बाद में दोबारा खरीदूंगा, ठीक है ना, तो सेल ही नहीं है, बाद में दोबारा ज्यादा रेट पे खरीदूंगा या कम रेट पे खरीदूंगा, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा रेट पे खरीदूंगा अगर, तो ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, कम रेट पे खरीदूंगा तो लीज है। ठीक है जी, इसको क्या ऊपर करना और ऊपर करूं? तो तुमने जो है ना वो फुल जो चैंपियन मिस्त्री होते हैं ना, वो एक नजर देखते हैं, बोर्ड को बता देते हैं कौन सा वाला बटन खराब है। बोलो बोलो बेटा बोलो। अगर एक कॉपी कर लियो तो मैं चीज पढ़ा दूं, ऑन दस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा IFRS 15 से 37 में जाता है। हाँ मैंने वही पढ़ाना है मोहित, तुम्हारे लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट पूरा निकाला है, रुक जाओ। चलो जी, ये कर लिया कॉपी? जी मेरे बच्चों, अच्छा मैं इसमें अगर आपको सिर्फ एक चीज और कहूं प्यारे भाई, सुनो जी दोस्त, एक बात बताओ, यहाँ मुझे बैलेंस शीट के नंबर्स निकाल के दे सकते हो? देखो मुझे एक बात बताओ, जितना मैंने खर्चा किया है ना कॉस्ट टू डेट, वो पूरे का पूरा P&L में चार्ज भी हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे, ये पूरा पूरा P&L में चार्ज भी हो गया। ठीक है जी, जितना आपने खर्चा किया वो पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज भी हो गया। कोई WIP नाम की चीज नहीं बची। इसलिए नहीं बची कि आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन किससे डिटरमिन किया? कॉस्ट से। कॉस्ट से आपने निकाला इतने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, फिर उसी परसेंटेज को आपने कॉस्ट पे दोबारा लगा दिया, तो 300 रुपए आपने ऊपर रखे, 1200 नीचे रखे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला, फिर इसी 1200 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 300 ही आएगा ना। तो कोई WIP नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। लेकिन इस सवाल में एक लाइन गिवन है कि आपने बिलिंग की है, प्रोग्रेस बिल्स रिसीव 280, हम अज्यूम करें ने बिलिंग पूरी कर दी होगी, पैसे कितने मिले? 200। रेवेन्यू कितना बुक किया था? 375। बिल मिले कितने? तो मेरे पास टेक्निकली एक रिसीवेबल आ गया, कितने का? रिसीवेबल बुक कर लो, प्रोग्रेस बिल बुक कितना? 95। फिर जी आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 1038।
आपने कितने की बिलिंग कर दी ईयर 2 के एंड तक? उड़ी बाबा, 1100 की बिलिंग कर दी हमने। इसका मतलब है हमने कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लिए। सर हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है जी, कितना जी? और तीसरे साल 1390। हमारा रेवेन्यू कितना है? 1715 माइनस 1390, कितना रिसीवेबल अभी बाकी है? सर लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो पैसे भी तो पूरे हो जाने चाहिए ना, जरूरी थोड़ी पैसे एंड तक पूरे मिल जाए, थोड़े और आगे देगा वो जाके। अच्छा जी, अब 2 मिनट में सिर्फ एक चीज नोट करना, फिर चले जाना घर, छुट्टी कर लेना। देखो मैंने ना एक डॉक्यूमेंट है, इसका पेज नंबर है 12। देखिए ये इम्पैक्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ न्यू रेवेन्यू स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट जब आया था ना उस वक्त ये एक्सपोजर ड्राफ्ट था, ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन उस एक्सपोजर ड्राफ्ट में आज तक कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा एज ए टीचर आपको पढ़ना पड़ती हैं, जब आप वो करते हो तो आपको पढ़ना पड़ती है, क्योंकि आप कोई भी सवाल पूछ सकता है फाइनल का बच्चा, ठीक है। अब देखना थोड़े टाइम में ये मार्केट में कुछ टीचर्स हैं वो चीज़ें चोरी करते हैं, ठीक है जी। यहाँ टीचरों के हैंड आउट चोरी किए हैं, यहाँ के चोरी किए, वहाँ के चोरी किए, सवाल डाल दिए, ठीक है जी। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। जो चोरी करता है उसको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शायद क्लास भी सुन रहा हूँ। किधर गया भाई? ये रहा, थोड़ा सा नीचे आइए भाई जी। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है जी, IFRS 15 does not provide specific guidance on loss making contract which are instead within the scope of IS 37, ठीक है जी। अब IS 37 में है क्या सर? IS 37 requires a provision to be recognized for an honest contract, and honest contract is a contract in which unavoidable cost इसका मतलब है कम से कम अमाउंट जो आपको देनी है, that is lower of cost of fulfilling the contract और compensation for penalties, ठीक है जी, exceeds the economic benefits expected from the contract। यानी रेवेन्यू से खर्चे ज्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है? लॉस बुक करना है। और वो कह रहा है कि भैया IFRS 15 में कोई गाइडेंस लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं है, उससे रेफर कर दिया इसको कहां पर? 37 में। द लायबिलिटी फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज रीअसेस्ड एवरी रिपोर्टिंग डेट। क्या मतलब? आपने अभी तो किया, प्रोविजन का अमाउंट चेंज होता जा रहा था, यही कर रहे थे ना। अच्छा जी, फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली कंसिडर्ड, रेफर टू IS 37। अब देखो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, अंडर IS 11 जो पुराना स्टैंडर्ड था उसने वो क्या करता था, expected contract losses are identified by reference to the expected contract costs which are generally taken to the full cost of fulfilling the contract। सेका पूरा लॉस बुक करना पड़ता था पुराने स्टैंडर्ड में। अब आपको क्या करना है, अंडर IS 37 एन एंटिटी कंसीडर्स ओनली द अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है जी। आप पेनल्टी को देख के आपने लॉस बुक करना, डन, पक्का जी। अब आप छुट्टी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये हमने अपने घर पे नहीं बनाया, ठीक है जी। ये है इम्पैक्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है जी, ऑफ न्यू रेवेन्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। आप यहाँ से उठा सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे।